हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेस्टॉक टॉक्स। मेरा नाम है स्वाति और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर राजेश सिंह, पॉपुलरली नोन एज अकाउंट्स गुरु फ्रॉम गैलेक्सी क्लासेस। Galaxy Classes is one of the most leading coaching institutes in South Howrah. It is mostly known for its students cracking CA examination. So, please welcome Mr. Rajesh sir. Hello sir. हेलो। How are you sir? फाइन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वेस्टॉक और इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए जो हम लोगों के लिए आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी एक ब्रांड क्रिएट करने में। दैट्स वेरी वेरी हम लोग के लिए खुशनसीबी की बहुत ही बात अच्छा है कि चीज़ है। आप जैसे टीचर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, ये हम लोगों के लिए प्राउड की बात है। ये हम बहुत ही अच्छा लगा। ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है। यस सर। और ये बहुत ही अच्छा मूव है आप लोगों का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सच अ थैंक यू वेरी मच। ओके सर। सो सर अपने स्टार्ट करते हैं। आप अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट और करियर जर्नी के बारे में हमें शुरू से बताइए। प्रोफेशनल जैसे मैंने कोचिंग अपना एक 2003 में 5 अगस्त को फॉर्मली ये किया था। मेयरली बेस्ड 7 स्टूडेंट थे उस समय, उनको लेकर मैं कोचिंग स्टार्ट किया। धीरे धीरे आगे आगे कारवा गुजरता गया और लोग जुड़ते गए और आज वन ऑफ द लीडिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा ही क्वांटिटी में स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस हमारे में लेते हैं। अब ऑफलाइन को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ पढ़ाने के तौर पे, तो जब तक आई कांटेक्ट नहीं हो, बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो और इससे क्या होता है एक प्रेशर बनता है बच्चों पे, तो मैं ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन क्लास के अलावा ऑनलाइन क्लास को अब लेना ही पड़ेगा बिकॉज ये आज का डिमांड है। बिल्कुल। लेकिन ऑफलाइन क्लास को मैं स्टडी के लिए जो रेगुलर स्टडी होता है उनके लिए ऑफलाइन क्लास ज़्यादा मैं सपोर्ट करता हूँ। ओके। सो सर टीचिंग को ऐसे पूरा करियर बनाने के बारे में आपके माइंड में कब आया? कभी नहीं ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि टीचिंग ही मेरा करियर होगा। बट इनिशियली जब मैं कलकत्ता में प्राइमरी एजुकेशन जो हुआ था वो मेरा बिहार में हुआ था। बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट और गुठनी गांव, वहाँ पर मैंने प्राइमरी एजुकेशन लिया और एक हैवेल्स का एडवर्टीजमेंट आता था ना कि वो मम्मी खाना बना रही है। अच्छा। और वो बच्चा एक तार लेकर आता था, रोटी मैंने वो लिटरली अपने साथ देखा है। मेरी मम्मी ऐसे ही खाना बनाती थी और मैं स्कूल जब जाता था एक बैग लेकर, तो शाम को बगीचे से लकड़ियाँ भर कर लेके आता था। अच्छा। तो वहाँ पर मेरा एजुकेशन जर्नी वो था या नहीं था पता नहीं, बस सभी बच्चे जाते थे, हम भी स्कूल जाते थे। फिर मेरी माँ ने ये पहल किया कि मैं वहाँ पे नहीं पढ़ूँ, मैं कलकत्ता आकर पढ़ूँ। मेरे पापा यहाँ पे काम करते थे तो मेरे को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो मम्मी फिर वहाँ रहती थी? हाँ, मम्मी आप पापा के साथ इधर आ गए? हम यहाँ आ गए, यहाँ पढ़ाई करते थे। फिर मेरा यहाँ पे एक सरकारी स्कूल में एजुकेशन हुआ और धीरे धीरे इनिशियली मैं इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं था अप टू क्लास 10 तक। मतलब मैं बहुत स्लो लर्नर था, समझता था कोई भी चीज़ बहुत लेट से समझ में आती थी। टीचर कोशिश करते थे बट बार बार नहीं, वो पढ़ा लेते थे, उनका काम ख़त्म हो जाता था। फिर मेरे दिमाग में पजल घूमते थे कि ये क्या पढ़ा के चले गए हैं और कोशिश मैं बहुत करता था। फिर मैं खुद बैठकर पढ़ता था, अपने फ्रेंड से पूछता था। 10 क्लास पास करने के बाद अचानक हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुआ। ये भी एक तरह का चैलेंजिंग था उस समय, तो ये सब एक्सेप्ट किया। फिर मैंने इनिशियली अपने पढ़ाई को कैरी ऑन आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये ट्यूशन लाइन ज्वाइन किया। मैं घर घर जाकर पढ़ाता था। और शुरू में तो ऐसा होता था कि फीस के नाम पे जैसे कुछ रोते थे, फीस बहुत ही कम हुआ करता था। 25 रुपये में मैंने अपना पहला जर्नी शुरू किया था। 25 रुपया मंथली फीस। अच्छा। ये था आपका 2001 का 2001 या 2000। काफी स्ट्रगलिंग रहा है सर आपका सफर। हाँ, तो ये सब धीरे धीरे क्या हुआ फिर हो गया। फिर मैंने कभी सोचा नहीं था कि टीचिंग को एज ए प्रोफेशन एक्सेप्ट करूंगा। मैं भी कोई छोटा मोटा जॉब ही करना चाहता था।
कई बार कोशिश भी किया, मेरे को अच्छे जॉब मिले भी, आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे को अच्छे जॉब मिले भी। फिर मैं जॉब भी किया, लेकिन तब तक मेरा ट्यूशन्स और कोचिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गया था, फेमस हो गए थे, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते थे। मैं मोटिवेट भी अपने बच्चों से ही होता था। जब वो रिजल्ट अच्छा करते थे तो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता। और ये सब देखकर मैंने इसी को ही अपना प्रोफेशन समझ लिया, और आज तक भी मैं सोचता हूँ कि इसको कभी न कभी छोड़ूंगा, लेकिन छोड़ नहीं पाया। सर, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद ही एक बहुत बड़े इंस्पिरेशनल हीरो है, क्योंकि आपने जो अपने लाइफ में फेस किया है, उसके बाद आप आज जिस स्टेज पे हो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन हो। हाँ, हमारे स्टूडेंट्स हमको काफ़ी ज़्यादा ही रेस्पेक्ट करते हैं, और आपको बोले ना, मैं रोज़ उनसे मिलता हूँ, वो भी रोज़ मेरे से मिलते हैं, तो एक अच्छा रिलेशन हम लोगों के बीच में होता है। वो धीरे धीरे क्या होता है ना, बहुत गहरा हो जाता है। 11 क्लास में हमारे यहाँ एडमिशन होती हैं, आजकल तो 9-10 भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो 11 क्लास में जब एडमिशन होती है, वो बच्चे जिनको ग्रेजुएशन तक पढ़ना है वो कहीं नहीं जाते, वो हमारे यहाँ ही रहते हैं 11-12 तक। जो सीए और प्रोफेशनल एग्जाम को चूज करते हैं, सीए, सीएस, सीएमए, वो सीएमए और सीएस वाले भी हमारे यहाँ ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन सीए वाले को मैं खुद बोल देता हूँ कि अब बेटा तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ 11-12 में ही ऐसे बेसिक्स दिए जाते हैं। अकाउंट्स के लिए इतना बेसिक्स तैयार किया जाता है बच्चों में कि वो आराम से सीए फाउंडेशन क्रैक कर जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ जो भी बीकॉम में आते हैं, वो उनके अलावा जो भी आते हैं वो नए स्टूडेंट ही आते हैं। तो हमारे 11-12 पे कराए हुए बहुत बच्चे, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैं अकाउंट्स का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स में जर्नल, मैं अपने क्लास में 3 महीना कराता हूँ। जबकि ये आजकल क्या है कि बहुत फास्ट चल रहा है स्कूलों में सिलेबस को भगाना। आज ये चैप्टर हो गया, 2 दिन बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, बच्चे काफ़ी पजल्ड हो जाते हैं। मेरा खुद क्या मतलब ये थिंकिंग है कि बच्चे 11 क्लास में थोड़ा ठहर के पढ़े, उससे क्या होता है उनका एक फ्लोरेंस आता है, दिमाग में एक फ्लोरेंस होगा, वो सीमेंटेड होगा। सर, रेगुलर क्लासेस में ही पॉसिबल है, सब तो क्रैश कोर्स में पॉसिबल नहीं है। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 3-3 महीने कराना है तो क्रैश कोर्स में पॉसिबल नहीं है। तो सर, अपने कुछ फैमिली के बारे में बताइए कि घर पे कौन कौन है, एंड थ्रू आउट आपकी कोचिंग वाली जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहा आपके लिए? हम तो पहले ही बोले कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड हैं। इसके अलावा मेरे घर में मेरी वाइफ है, वो बहुत कोऑपरेट करती है। मेरी मम्मी बहुत इंस्पायर्ड, मेरी मतलब इंस्पायरेशन है मेरे लिए। वो बहुत ही हेल्प की है मेरे को इस स्टेज तक पहुंचाने के लिए। और सर, आप अपने टीचिंग स्टाइल के बारे में बताइए कुछ, मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े लेस प्रिपेयर्ड या अंडर मोटिवेटेड रहते हैं, उनके लिए। देखिए, सभी स्टूडेंट एक तरह के नहीं होते हैं, और उनको हम तभी जज कर पाएंगे ना जो वो रोज रोज हमसे मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि कोई स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही ब्रिलियंट होते हैं, और वहाँ तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो आप 30 या 40 बच्चों में एक बच्चे ऐसे होते हैं वो फेस बनाएंगे, एक ऐसा फेस बनाएंगे जिसको आप रीड करेंगे, नहीं इसको समझ में नहीं आया, तो मैं उसको जहाँ पे मैं ऐसा कोई फेस देखता हूँ ना, मैं रुक जाता हूँ तुरंत ही। अच्छा। और वो क्लास वहीं पे स्टॉप। इससे थोड़ा इरिटेशन होता है उन बच्चों को जो काफी ज्यादा आगे करना चाहते हैं, वो भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो लेकिन मैं पहले उसको बताता हूँ, उसको क्लियर करता हूँ, फिर आगे का बात करता हूँ। और उस बच्चा को, जो बच्चा काफी ज्यादा वो सम कर लिया है, वो प्रैक्टिकल सम कर लिया है और वो चाहता है कि कुछ नया सीखे, मैं उसको एक नया सम पकड़ा देता हूँ, और फिर उसके सॉल्यूशन के बाद मैं वापस उसके पास आता हूँ। ओके। एंड सर, आप बताइए आप क्या क्या कोर्सेज कराते हैं? आपकी टीम है या नहीं, आप अकेले पढ़ाते जी हो? हाँ, बिल्कुल, मेरी एक बहुत बड़ी, तो अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए। मैं तो शुरू में सभी सब्जेक्ट ही पढ़ाया करता था अकाउंट्स के साथ, लेकिन मेरा एक बहुत ही डेप्थ है इस अकाउंट्स के साथ, मैं दिन भर बात कर सकता हूँ। अकाउंटेंसी एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तभी शायद आपको अकाउंट्स गुरु भी बुलाया जा रहा है। हाँ, तो वो उसको मैं दिन भर पढ़ा सकता हूँ। और मैंने एक पर्सनली ऐसा देखा कि एक ही टीचर सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएंगे। तो क्योंकि देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क बहुत जरूरी है ये काम करने के लिए। तो हमारे यहाँ तो अब एक इंस्टीट्यूट हो गया ना, तो अब हम अकेले तो काम कर नहीं सकते हैं। तो हमको हर सब्जेक्ट के स्पेशल, जो स्पेशलाइज्ड क्वालिफाइड टीचर ही होने चाहिए। हमारे यहाँ जॉब लेने के लिए इंटरव्यू भी देने पड़ते हैं, और सीए फाइनल मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट होने हो, तब आप हमारे यहाँ पढ़ाते हो। ओके। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं
जो सीए फाइनल में हैं वो पढ़ाने में अगर इच्छा रखते हैं तो वो भी हमारे क्लास में आकर क्लास लेते हैं। ओके। एंड सर जो 11, 12 और बीकॉम का सिलेबस है वो आपके अकॉर्डिंग सफिशिएंट है या उसमें और कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है? सफिशिएंट है, इसी को ठीक से कराने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईएससी हो, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बोलता हूँ कि पहले इसमें रुकना जरूरी है। आप इतना ही नहीं करा पा रहे हो, आप इतना ही नहीं ठीक से करा पा रहे हो और इसमें और क्या ऐड कर दिया। तो सबसे पहले क्या है कि जो अभी आपके सिलेबस है, जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस आप मान सकते हो आईएससी के मुकाबले बहुत ही खराब है, मतलब उतना नहीं है सफिशिएंट, उसमें आप ऐड कर सकते हो। लेकिन आईएससी बैच और आईएससी जो ये है सिलेबस है वो मेरे को लग रहा है कि वो अब काफ़ी ज़्यादा ही करने लगा है, तो वो सफिशिएंट है, उसमें और ऐड करने का जरूरत है। तो सर ये दोनों बोर्ड्स के जो सिलेबस को अपने कोचिंग में इनकॉर्पोरेट करने में आपको इश्यूज नहीं आते हैं? जी नहीं, मेरे यहाँ आईएससी के बैच अलग होते हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड के बैच अलग होते हैं, मैं कभी भी मर्ज नहीं करता। हाँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं हमको पढ़ना है, हमको अपने को मेरे को सीए के लिए फाउंडेशन करना है, तो मैं उनको पहले ही उसी बैच में रखता हूँ जो मैंने सीए के लिए प्रिपेयर कर रखा। ओके। तो सर अब अपने बात करते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स आप अपने अकॉर्डिंग बताइए। कैलकाटा यूनिवर्सिटी एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन हाँ कुछ सालों में इसकी मैनेजमेंट काफ़ी ख़राब है। मैनेजमेंट जिसको आप कह सकते हो कि एक स्टूडेंट को अगर अपने मार्क्स शीट में कोई भूल हो जाए या फिर उनके रजिस्ट्रेशन में कुछ भूल हो जाए तो वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जाता है, उसको कभी दरभंगा बिल्डिंग में भेजा जाता है, कभी इस बिल्डिंग में भेजा जाता है, कोई कोऑपरेट नहीं किया जाता उस बच्चे के साथ। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो डेट्स में काफ़ी ज़्यादा ही ये है, कंफ्यूजन है, बच्चे काफी मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा एग्जाम है। यही था कि जो चेंज इन डेट्स होते हैं, एग्जामिनेशन डेट्स, फिर इन स्टूडेंट्स का जो सप्ली आ जाता है, फिर उसका अलग से पेपर होता है, फिर उन लोग रिव्यू रीचेक में कॉपी भेजते हैं, ये सब पजल्ड हो जाते हैं। देखिए बच्चे हैं वो भी चाहते हैं, काफी चाहते हैं कि वो उनको एक इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन कोई उनको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, और वो दिन भर आपके यूट्यूब और दिन भर आपके लिंक चेक करते रहते हैं कि कहाँ पर उनका ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और कभी वो गलत इन्फॉर्मेशन में कभी कभी आ जाती है एग्जाम्स की, तो लोग एडिट करके डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो पैनिक हो जाते हैं कि हमारा एग्जाम तो अब 2 दिन पहले ही है। अभी 2 दिन पहले मेरे 6th सेमेस्टर के एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर 22 तारीख को रिजल्ट है। बोले ऐसा तो मेरे को पता नहीं, अभी ऐसा मेरे पास एक नोटिस आया। बोले ऐसा नोटिस मत देखा करो, होता है ऐसा कभी। तो काफी कंफ्यूज है बच्चे डेट्स को लेकर। और जो ये रिव्यूज वाला जो चीज है, अभी तो आप समझिए 3rd सेमेस्टर के एग्जाम्स होने वाले हैं या 2nd सेमेस्टर के रिजल्ट्स आने वाले, मतलब वो जो है उसके पहले जो 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके पहले 2nd सेमेस्टर का भी रिव्यू का पेपर आया नहीं है, उसका सजेशन, उसका रिजल्ट आया नहीं है। तो फिर अगर सर 2nd सेमेस्टर में इन लोगों को सप्ली अगर लग जाता है तो उसका तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 3rd सेमेस्टर का एग्जाम्स के रिजल्ट आने वाले हैं, हो सकता है 1 महीना में आ जाए, लेकिन अभी तक उनको 2nd सेमेस्टर में मान लीजिए वो रिव्यूज के लिए कोई पेपर दिए हैं, तो वो अभी तक उनका रिजल्ट मिला नहीं। इवैल्यूएशन को लेकर या डेट्स को लेकर, डेट्स अनाउंसमेंट को लेकर पता नहीं है कि वो 3rd सेमेस्टर में जाएंगे भी कि नहीं, उसका कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी। नहीं वो चले तो जाएंगे ही, बट उनके मन से ये बर्डन उतर नहीं रहा है ना, कि ये बोझ उतर नहीं रहा है कि वो एग्जाम दे, वो प्रिपरेशन 4th सेमेस्टर का कर रहे हैं, रिजल्ट 3rd सेमेस्टर का आने वाला है, और उनके दिमाग में बैठा हुआ कि 2nd सेमेस्टर में अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। तो एक बच्चा है, उसके ऊपर अगर इतने सारे क्वेश्चन, तो उसके सिलेबस का क्वेश्चन ये सब है नहीं कि आप बुक में पढ़ो और आपको मिल जाए, आपको सॉल्यूशन आपको सामने दिखेगी। क्वेश्चन तो उसके मन में गहता होगा, उसकी मम्मी भी पूछती होगी कि बेटा तुम्हारा 2nd सेमेस्टर का, अगर वो सच बता दिया हो तो। आजकल तो बच्चे सच भी नहीं बताते हैं इस यूनिवर्सिटी के मतलब इसमें कि हमारा सप्ली आया भी है, यही है। 11-12 तक तो सब सर पेरेंट्स के कंट्रोल में ही रहता है, जी बहुत बाद में जाके कॉलेज में जाने के बाद ये पेरेंट्स को नहीं कंट्रोल रखना चाहिए। आफ्टर 11-12 ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए हमारे में एक कहावत है, हमारे यहाँ छठ पूजा एक महापर्व होता है, आपको सुने होंगे, तो वहां पर क्या होता है ना, ठेकुआ बनाया जाता है।
ठेकुआ में क्या होता है कि आप प्रेस करते हैं, हाँ, तो उसका एक सांचा तैयार होता है। हाँ, ये प्रेसर जो होता है ना, हाँ, ये बहुत ही काम की चीज होती है बच्चों में। हाँ, तो वही चीज आप क्या करते हो ना कि 11-12 जब बच्चे आ गए, आप सारी फैमिली वाले सब इंक्वायरी कर लिए, अरे उसका कैसा आया, मेरा बेटा का तो इतना आया था, सब आपस में इंक्वायरी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उनके रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं लेगा अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है तो, क्योंकि ग्रेजुएशन को इंपॉर्टेंट ही नहीं दिया जाता और वहां पे आप फ्री छोड़ देते हो। आप पेरेंट्स को कुछ मैसेज दीजिए सर कि वो अपने स्टूडेंट को 11-12 के बाद बिल्कुल भी आप देखिए कि ग्रेजुएशन क्या वो वाकई ट्यूशन ज्वाइन किया है या ऑनलाइन क्लासेस करके एकदम कैमरा आपका पे फीस चीज जो है पेरेंट्स को बोलिए कि स्टूडेंट्स पे थोड़ा सा प्रेशर करने नहीं, ये मैं बोलना चाहूंगा कि आप देखिए आपके बच्चे वाकई कोई ट्यूशन जा रहे हैं या फिर ट्यूशन का फीस उठा रहे हैं। ऐसे भी होता है कि वो ट्यूशन का फीस घर से ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर या ऑनलाइन फ्री क्लासेस भी देख रहे हैं। बहुत जन के आज ऑनलाइन फ्री क्लासेस भी हैं, तो वो देखकर या क्रैश कोर्स करके ऐसे करके वो किसी भी तरह से वो पढ़ाई के साथ आंख में चौली कर रहे हैं। हाँ, तो वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता जी, मैं तो हमेशा ही इस चीज के अगेंस्ट रहा हूँ कि आप पढ़ो, इसमें आपको लगन की जरूरत है, निरंतरता की बहुत जरूरत है, रेगुलरिटी चाहिए ही। कम पढ़ो, ठोस पढ़ो, कहीं पे भी आप कम पढ़िए, ठोस पढ़िए। एंड सर ये यूजीसी जो ओपन बुक पॉलिसी, एक्सपेक्टेड पॉलिसी है, उसके बारे में कुछ बताइए। पच नहीं रहा मेरे को अभी तक तो क्या है ये। और हाँ, हो सकता है कि उनका क्वेश्चन ऐसा कुछ डायनेमिक हो जो बच्चों को समझ ना आए और वो बुक में खोजते ही रह जाए। मेरे को ये ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। ओके। एंड सर अब बात करते हैं 11-12 के स्टूडेंट्स की। तो जैसे कि आपकी कोचिंग से तो ये बहुत पता चल रहा है कि 11-12 से जो आपके पास स्टूडेंट पढ़ते आ रहे हैं वो ही मोस्टली सीए क्रैक करते हैं एग्जाम्स। जी, वो कहीं पे भी बारे में अगर कुछ चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, क्योंकि देखिए हम सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं ना आपको पहले ही, हम बेसिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ। बहुत सारे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं कि 3 महीना से वो सिर्फ अकाउंट्स में जर्नल्स पढ़ा रहे हैं, पता नहीं उनको आगे के चैप्टर्स आते भी हैं कि नहीं। अच्छा। ये भी सोच लेते हैं कि उनको खाली जर्नल्स ही कराना होता है, लेकिन हमको तो पता है कि ये जर्नल्स जो है ना, ये जमीन के अंदर जाती है बेटा, ये जमीन के अंदर जाती है। जो तुम ऊपर देखोगे ना वो कंगूरा है, मतलब आप बिल्डिंग के ऊपर वाला पार्ट से उसको देख के सब लोग मतलब अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन ये जो है ना जो जर्नल्स ये जाएंगे, ये आपको बताएंगे कि डेबिट कैसे, कोई चीज़ का डेबिट बैलेंस क्यों होता है, कोई चीज़ का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है। तो टीचिंग में, और हाँ, ये नहीं कि बहुत सीरियसनेस एकदम रो रो करके आपको रुला ही देना है पढ़ाकर, उसको बहुत ही मैं कॉमेडियन स्टाइल में पढ़ाता हूँ। हाँ, कोई भी चीज़ हो, चाहे आप फाइनेंस के कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा उसको हम प्रैक्टिकल से जोड़ने की बहुत कोशिश करता हूँ। एक तरीका से टीचिंग स्टाइल हो गया कि आप हंसी मजाक करते हुए स्टूडेंट को जनरल एंटी पढ़ा हाँ देते जी, हैं। कभी कभी मेरे अपने खुद के वर्ड्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे तो वो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज करता हूँ। जैसे मान लीजिए आप, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टैक्सेशन में हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G पढ़ाते हैं। तो उसमें अब क्या है कि बच्चों को वो 80G में किसमें 50% का डिडक्शन मिलता है, किसमें 100% का डिडक्शन मिलता है, ये याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी, कंफ्यूज हो जा रहे थे बच्चे। मैं घर गया, उस समय हमारे प्रधानमंत्री गांधी परिवार पे जैसे बोलते हैं तो वो बोलना शुरू किए। तो मैं नेक्स्ट डे फिर वही क्लास लिया वापस आकर कि आज मैं फिर 80G ही पढ़ाऊंगा। बोले सर आप तो कल करा दिए थे। बोले नहीं, आज फिर से पढ़ाऊंगा, आज मेरा अपना टेक्निक चलेगा। तो मैं उस दिन पढ़ाने गया और पहला डिडक्शन था जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद उनके ही बेटी इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद उनके ही परिवार के लोग हैं राजीव गांधी, और ये तीनों, तो 3 नाम तो ऐसे याद हो गए, तीनों डिडक्शन का एक नाम है। और उसके बाद उनके बेटे जो हैं राहुल गांधी, वो अभी तक प्रधानमंत्री बने नहीं हैं, तो वो सूखे हैं। तो 5 चीजें आती हैं इसमें, बाकी सब 100% होती है। तो मैंने ये बताया, देखो जवाहरलाल नेहरू के बच्चे मतलब चिल्ड्रन रिलीफ फंड, उसके बाद इंदिरा गांधी के बच्चे मतलब राजीव गांधी, उसके बाद राजीव गांधी के बच्चे मतलब अपने राहुल जी, वो अभी तक प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पाए, हालांकि उनके पास मौका आया था, बन नहीं पाए, तो वो सूखे हैं अभी तक। तो ड्रॉट रिलीफ फंड हो गया, चिल्ड्रन रिलीफ फंड हो गया, इंदिरा गांधी। तो ऐसे मैंने बताया, तो काफी ताली बजाओ इस बात पे कि बोले अरे सर अब वाकई में 80G मेरा कंप्लीट नहीं, अब तो ये सर मैं भी नहीं भूलूंगी, खैर, और बच्चे तो खैर क्यों भूलेंगे। हाँ, तो ऐसे ही मैं कुछ प्रैक्टिकल जो अपने बातें होती है ना, मतलब कोई भी चीज़, जैसे कोई भी आया, जर्नल्स का बात हो गया, तो उसमें भी मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल काफ़ी जोड़ता हूँ।
वेरी नाइस। ताकि उनको याद हो जाए। और टेक्निक मैं बहुत सोचता हूँ कि किस तरह से पढ़ाऊँ, अपना होममेड टेक्निक बहुत सोचता हूँ। शायद यही वजह से मैं इसको एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ अभी तक ऑनलाइन में, बट लेकिन इस बार से मैं आ रहा हूँ, ऑनलाइन में आ रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रहा हूँ अपने पूरे टीम के साथ। बिल्कुल, और हम लोग को पता है बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि आपका स्टाइल ही ऐसा है। और सर बताइए, जैसे कि ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज है CA CS CMA, इनका राइट टाइमिंग क्या है ज्वाइन करने का? कुछ स्टूडेंट जैसे बोलते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए दिल से, वही, बट इसकी फॉर्मेलिटीज आप 12 में कंप्लीट करिए अगर आपको करने की इच्छा है तो। 11-12 से ही ज्वाइन करिए, काफ़ी चीज़ें इसके जो हैं फाउंडेशन आप कर रहे हो तो आप 11-12 से ही ज्वाइन करिए। मन में बिठा रखिए कि हमको फाउंडेशन के लिए ही पढ़ना है, बट हार्टली आप ज्वाइन कर लिए हो, और उसकी फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो आप क्लास 12 के बाद कर सकते हैं। जैसे हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं सर ग्रेजुएशन के बाद, फिर बोलते हैं कि CA वो भी देर नहीं हो गया। मैंने खुद CA अपना मास्टर्स के बाद किया था। ओके, वो भी देर नहीं है, आप जब चाहें, मतलब एक चीज कहते हैं ना, आप जब जगो तभी सवेरा है, तो आप अगर उस समय भी चाहते हैं, पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, टाइम का फिर इशू हो जाता है ना। देखिए एक बार आप जब आप करियर में जा रहे हो ना, उसके पहले अपने आप को कंप्लीट कर लीजिए, भले उसमें आपका 2 साल डिले हो जाता है, अपने आप को कंप्लीट करिए। अगर आप कॉमर्स के फील्ड में हो तो अपने आप को पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एंड सर CA CS CMA के जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली लैग बिहाइंड हो जाते हैं, जो नहीं क्लियर कर पाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में, उनको सर आप फिर कैसे डील करते हो? ये तो सर ये मैम तो ऐसा हुआ कि कोशिश करने के लिए बोलते हैं, हाँ, जब तक वो हिम्मत ना हारे, लेकिन हाँ, फिर भी अगर होते हैं तो मैं उनको MBA का सजेशन देता हूँ कि आप MBA करो। MBA में क्या है कि आपको उतना ज़्यादा मतलब ट्रिक्स नहीं है, आप इजीली कर पाओगे 2 साल में। और ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम टॉप मोस्ट कॉलेज से ही करो, आप कैट किए हो तो भी करो, कैट कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, उससे तो अच्छा कुछ ही नहीं है, लेकिन सभी तो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे ना, तो आप डाइवर्ट करिए, B कॉलेजेस कुछ अच्छे ग्रेड के हों वहाँ पे जाइए, लेकिन उसके पहले आप समझ लीजिए कि उनका क्या है, प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स क्या है, और अपने हिसाब से आप MBA के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप MBA कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन में, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, आपको ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप BBA ही पढ़ो। सर ग्रेजुएशन के बाद और क्या क्या स्किल स्टूडेंट्स को खुद से ही डेवलप करना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन, कि हाँ चाहे MBA करो या कोई आजकल 2 स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। एक तो ये है टेक्निकल स्किल्स, जिसमें हम लोग काफी बैकवर्ड है। टेक्निकल स्किल वो जरूरी है, आपको कंप्यूटर और ये टेक्नोलॉजी की बहुत ही जानकारी जरूरी है। और दूसरा चीज है एक कम्युनिकेशन, ये मैं कभी भी इसको डिनाई नहीं करूंगा, इसमें हर कोई घबराता है कैमरा के सामने आने पर, या फिर आप किसी भी इंटरव्यू फेस करने पे, तो आप हमेशा इस पे काम करते रहिए, कोई भी स्टूडेंट हो इस पे काम करते रहोगे। ओके सर, एंड अपार्ट फ्रॉम MBA और क्या कर सकते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट CA CS के अलावा हाँ, वो अपने आप को गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपेयर करा सकते हैं। ओके, बहुत इसमें ये है, काफी स्टूडेंट्स हमारे बैंक में भी हैं, बैंकिंग के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, रेलवेज में भी हैं, तो रेलवेज में भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो पढ़ने, जिसको इच्छा है अपना करियर सेट करने का वो कर लेगा, लेकिन आपके मन में पहले से सेट है कि आपको MBA ही करने हैं, तो आप उसी को लेकर आगे बढ़िए। ओके सर, एंड सर आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, तो पोस्ट कोविड एंड प्री कोविड स्टूडेंट्स के एटीट्यूड में आपने क्या चेंजेस देखा है? वास्ट, बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग है, एटीट्यूड पूरा ही बदल गया है। पहले लोग रेगुलर पढ़ाई में विश्वास करते थे और सीखने के लिए भी ये पढ़ते थे। आज बच्चे सीखने के लिए नहीं पढ़ते, उनको बस ऐसा 2-4 क्वेश्चन मिल जाए और सजेशंस मिल जाए, हालांकि वो मैं भी देता हूँ, क्या करूँगा, उनका डिमांड ही ऐसा है तो डिमांड तो पूरी करनी होगी ना, वो मैं भी देता हूँ। क्रैश कोर्स मैं भी कराता हूँ, सुपर फास्ट क्रैश कोर्स कराता हूँ मैं, और काफ़ी बच्चे ज्वाइन होते हैं जिनको जानते हैं। आज ही फ़ोन आया, सर आप इस बार मैं रेगुलर नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा सा MBA के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि सर आपको क्रैश कोर्स में ज्वाइन करता हूँ, अभी यहीं पे फ़ोन आया, तो बोले ठीक है जो तुम्हारी मर्जी। अब उनके साथ क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी सजेशन देता हूँ कि आप रेगुलर पढ़ाई करो। फेवर में नहीं हो क्रैश कोर्स के?
जी नहीं, कोई भी ट्रेडिशनल जो पहले से पढ़ाता है ना मैम, वो फेवर में नहीं रह पाएगा। कारण क्या है कि देखिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज बच्चों के नॉलेज से नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लेके आगे बढ़ोगे, हालांकि सजेशंस आ जाते हैं, ऐसा भी होता है कि सजेशंस हम 10 क्वेश्चन दिए उसमें से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं मैम। वो एक अलग की दुनिया होती है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन निकाल कर लाते हैं, जितने भी हैं। बच्चे तो उसको पढ़ के जाते हैं और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो लेकर जाते हैं। चीटिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगी है आजकल, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही चीटिंग्स है। मोबाइल फ़ोन से भी चीटिंग है, तो चीटिंग बहुत ही ज़्यादा है। तो अब क्या है कि इसमें देखिए, इसमें क्या है ना कि देखिए जो बच्चे हैं कमज़ोर, जो बच्चे हैं आपके वो थोड़े एवरेज हैं, उनका मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है जो पढ़ के आते हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो रहा है, ये चीज़ होता है बहुत ज़्यादा ही। सर अभी तक का ओवर द इयर्स आपके फेवरेट स्टूडेंट कौन रहे, उसका नाम और उसके बारे में कुछ छोटी सी स्टोरी आप बताइए। स्टूडेंट्स तो बहुत हैं हमारे, फेवरेट में अगर एक का नाम लूँगा तो दूसरा रूठ जाएगा, आप तो जानते ही हैं। और स्टूडेंट्स ऐसे तो हम सबका नाम ले सकते हैं। बहुत ही शुरू में 2003-04 में मुकेश नाम का एक स्टूडेंट था, अकाउंट्स में 96 आया था, खुश था बहुत। तो 2 महीना का फीस नहीं दिया था वो। अच्छा। तो जब रिजल्ट आया तो उसके पापा उसको मारते मारते लेकर आए मेरे पास। अच्छा। कि तुम सर का 94 आया है और पूरे एरिया में मिठाई बांटे, और बोले कि ये सर का फीस तुम दिया ही नहीं। और हालांकि वो लिया था, घर से फीस लिया था। तो ये बात पता चला कि देखो 94 आया है इसका और उस सर का फीस ये दिया नहीं। तो वो फीस है, मैं उसको संभाल के रखा हूँ उस फीस को। आज वो काम करता है, ये गवर्नमेंट सर्विस है। अच्छा। तो वो कभी भी आता है मेरे पास, तो जरूर आता है और मिठाई भी लेके आता है, कभी भी आता है। हमारे पुराने स्टूडेंट बहुत आते हैं मेरे पास, देखेगा तो एकदम खुश हो जाएगा। और भी बहुत सारे स्टूडेंट है, देखिए हमारे बहुत है, 100/100 पाने वाले बहुत स्टूडेंट है जो अकाउंट्स में 100 पाए हैं। हमारे यहाँ से लोकल जो स्कूल्स है, सृजन विद्यालय है, सेंट थॉमस है, लगातार 3-3 साल 5-5 साल टॉपर्स हुए। तो जो भी रहता था आपके फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, कहीं ना कहीं उनका नाम होता ही था। यहाँ द हेरिटेज, वहाँ के भी स्टूडेंट हमारे टॉपर्स हुए हैं। और इस बार सेंट एग्नेस, श्रेया चांडक, वो कॉमर्स में टॉपर हुई। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं। अब सबका नाम, प्रियंका जायसवाल है जो टॉपर हुई है, और है बहुत जन है। ओके सर, चलिए सबका नाम अच्छा नहीं लेंगे, और जिसका नाम नहीं लेंगे वो लोग अलग से मेरे से नाम ले लेना। फिर से सर आप मेरा नाम लेना भूल गए। साल भर बाद वापस आएंगे इस बिल्कुल सर। एंड सर हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रहने के लिए आप कुछ बोलिए। मोटिवेटेड तो अपने आप में ही एक मोटिवेटेड वर्ड है। तो इसमें क्या है ना कि देखिए बच्चे आज थोड़े से बहुत ही ज़्यादा पजल्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, करे तो करे क्या। तो सबसे पहले तो आप सपना देखिए, वो जरूरी है, और दिन में देखिए, रात वाला नहीं। रात वाला तो नेचुरल होता है, दिन में देखिए जिसको आपको देखना है और जो आपको बनना है। और सिर्फ देखिए ही मत, आप उस सपने में जाइए और उस सपने में जाकर उसे सच करने का कोशिश करिए। ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा चीज, आप जो कुछ भी कर रहे हो दूसरों से कम कंपेयर करिए। दूसरे से कंपेयर आप करिए ही मत। आपका कैपेसिटी आप जानते हो, उनका कैपेसिटी वो जानते हैं। तो आप अपना काम करिए, लेकिन एक सही टाइम में, और रोज रोज करिए। पढ़ाई का ही काम बता रहे हैं, जो होता है वो रोज रोज करिए। आप कभी भी उसमें ये मत रखिए, एक भी दिन गैप आप नहीं करते हो किसी भी चीज़ में। मोमोज आज खाना बहुत ज़्यादा होता है, और यूट्यूब में आप रील्स देखना कभी नहीं भूलते हो। भाई पढ़ना 1 घंटा के लिए क्यों भूल जाते हो? 1 घंटा तो पढ़ो रोज, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। Okay, so thank you so much sir, it was a pleasure talking to you. So students, if you have liked the conversation talking with Mr. Raj Akhil sir, Rajesh Singh, so please do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much. Thank you very much. Thank you sir.